राजस्थान के जिला मंडोर में स्थित कब्रिस्तान मसीउल्लाह कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस कब्रिस्तान की बहुत सी कब्रें तो शहरीकरण की भेंट चढ़ गई, पर जो बची हैं उनके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाकर उन्हें सहेज दिया गया है। मैं कब्रिस्तान का चौकीदार बरकत अली बाउंड्री के पास ही एक कमरे में रहता हूँ और कब्रिस्तान की देखभाल करता हूँ। मैं काफी निडर और साहसी किस्म का अंधेड़ इंसान हूँ और रात के अंधेरे में भी अपनी लाठी ठकठकाता हुआ जरा सी आवाज सुनकर निकल पड़ता हूँ। रात के अंधेरों में सारी आत्माएं पूरे कब्रिस्तान में घूमती रहती हैं, पर मुझे आता देख कर किनारे हो जाती हैं और किसी ने भी आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सिवा एक जोड़े के। दरअसल जिन्हें मैं रूहें समझ रहा था वो रूहें नहीं थी, बल्कि एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा था जो दुनिया से छुपकर और कब्रिस्तान के सन्नाटे का फायदा उठाते थे और मिलने के लिए यहीं इसी कब्रिस्तान में घंटों बैठे रहते थे। पर इधर एक हफ्ते से वे नहीं आए। लगता है उनकी शादी हो गई। मेरा परिवार गांव में रहता था और मैं अकेला ही यहाँ रहकर कब्रिस्तान की चौकीदारी करता था, जिसकी मुझे बाकायदा मौलवी साहब से तनख्वाह मिलती थी। आज भी मैंने खाना बनाकर खाया और अपनी लाठी लेकर ठक ठक करता हुआ कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाकर गेट में ताला लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज मौसम बारिश वाला था और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, सो मैंने बत्ती बंद कर दी थी। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई तो नई खुदी कब्रों पर तिरपाल डालने के लिए मुझे छाता लेकर निकलना पड़ा और फिर काम निपटाकर कमरे में आया। भीगे कपड़े बदलकर मैं कंबल लपेटकर लेट गया। मौसम काफी ठंडा हो गया था। थोड़ी देर में ही मैं गहरी नींद में सो गया। मैं बाहर कब्रिस्तान में दफन मुर्दों से शर्त लगाता हुआ बेहोशी की नींद में सोया था। अचानक मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों सांप घूम रहे हैं। खुले हुए रोशनदान से सांपों के गुच्छे आकर कमरे में गिर रहे हैं। जहां तक नजर जाती वहां तक सिर्फ और सिर्फ सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कमरे की दीवारों और तख्त पर लगा मेरा बिस्तर भी अनगिनत सांपों से भरा है। मैं घबरा जाता हूँ। मेरी सांसें किसी लाहौर की धौंकनी की तरह चलने लगती हैं और मुझे लगने लगता है कि मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत है। कमरे में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची है और मैं किसी भी तरह कमरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्यास से मेरा गला सूख रहा है और जीभ ऐंठ रही है। किसी तरह मैं दरवाजा खोलता हूँ और जब वो जहरीले सांप मुझे काट पाते मैं छलांग लगाकर कमरे से बाहर आ जाता हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुले हुए दरवाजे से सांप भी बड़ी तेजी से निकलकर इधर उधर फैल रहे हैं। तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी लाठी कमरे में ही रह गई थी, सो मैंने वहीं पड़ा एक सूखी लकड़ी का लंबा सा डंडा उठा लेता हूँ और उसी तरफ बढ़ जाता हूँ जिधर से रोने की आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि एक बुढ़िया बिल्कुल आसपास बनी दो कब्रों के बीच में बैठी है और अपना एक हाथ दोनों कब्रों पर फेरती हुई बड़ा करुण विलाप कर रही है। मैं उस बुढ़िया के पास पहुंचता हूँ और थोड़ी देर वहीं बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहता हूँ। वो बूढ़ी माई कब्र पर हाथ फेरती हुई रोती रहती है। मैं आवाज लगाना चाहता हूँ पर मेरे गले से आवाज नहीं निकलती। अचानक मुझे उन दोनों कब्रों के चारों तरफ झुंड के झुंड सांप दिखने लगते हैं। देखते देखते वहां की पूरी जमीन और दोनों कब्रें विषैले सांपों से भर जाती हैं और कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं बचती।
ये देखकर मैं डर से कांपने लगता हूँ और चीख कर किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहता हूँ, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रही है। वो बूढ़ी माई अभी तक रो रही है। उसके शरीर पर भी सांप रेंग रहे हैं, पर उस तरफ बूढ़ी माई का शायद ध्यान भी नहीं गया है। अचानक वो बूढ़ी माई अपने दोनों हाथों से जैसे कोई इशारा करती है और मैं चौंक कर देखता हूँ सारे सर्प दोनों कब्रों से उतरकर उसके चारों तरफ फन काढ़ कर बैठ जाते हैं। तभी धीरे धीरे कुछ आवाजें आनी शुरू होती हैं, जैसे कोई चीज चिटक चिटक कर टूट रही हो। मैं अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ और देखता हूँ कब्रिस्तान की सारी कब्रें एक एक करके चिटक रही हैं और उनमें दरार साफ नजर आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक उन चिटकी हुई कब्रों में से कफन में लिपटे मुर्दे बाहर निकलने लगते हैं और सारे सांप फुफकारने लगते हैं, जैसे वे उन मुर्दों का स्वागत कर रहे हैं। मेरे देखते देखते अनगिनत कफन में लिपटे मुर्दे अपनी कब्र तोड़कर बाहर निकल आते हैं और दोनों नई कब्रों के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। मैं बेहद डरा हुआ हूँ और किसी तरह वहां से भाग जाना चाहता हूँ, पर भाग नहीं पाता। बूढ़ी माई अब चुप हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू की नमी तक नहीं दिख रही है। अचानक बूढ़ी माई खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहती है, उठो, नींद से जागो मेरे बच्चों। देखो, हम सब तुम दोनों से मिलने आए हैं और सब तुम्हारे साथ हैं और बदला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं देखता हूँ कि नई बनी कब्रों पर अभी सीमेंट नहीं चढ़ी है और उसकी मिट्टी भी बारिश की वजह से नरम हो चुकी है। अचानक दोनों कच्ची कब्रें हल्की सी आवाज के साथ फट जाती हैं और उनमें से एक नवयुवक और एक नवयुवती कफन में लिपटे हुए खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी माई कब्र के सिरहाने जाकर पलटते हुए खड़ी हो जाती है। अब मैं बूढ़ी माई का चेहरा देख रहा हूँ, जो धीरे धीरे सांप के फन में तब्दील हो रहा है। ये सब देखकर मैं थर थर कांप रहा हूँ। भागने की कोशिश करता हूँ, पर भाग नहीं पा रहा हूँ। मेरे दोनों पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे हैं। अचानक कफन में लिपटे युवक और युवती अपने कफन के बाहर आ जाते हैं और मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बार बार अपनी आंखें मसलता हूँ, पर सामने उन्हीं दोनों को देखता हूँ। मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। ये तो वही प्रेमी जोड़ा है जो अक्सर मिलने के लिए इसी कब्रिस्तान के एकांत में घंटों बैठे रहते थे। इनकी मृत्यु हो गई। मैं खुद से सवाल करता हूँ, पर मुझे तो लगा था कि इनका विवाह हो गया होगा। मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा है। सांप के फन जैसे चेहरे वाली बूढ़ी माई अपने हाथों से इशारा करती है और मैं देखता हूँ कि कब्र तोड़कर बाहर निकले मुर्दे एक एक करके बैठने लगते हैं। सभी विषैले सर्प फुफकारना बंद कर देते हैं। बूढ़ी माई मुझसे कहती है, चौकीदार बरकत अली, मैं इस लड़के की माँ हूँ और 8 साल पहले मर चुकी हूँ। मेरी कब्र उस जगह बनी थी जहाँ अब आपकी सरकार रिहायशी कॉलोनी बना रही है। बूढ़ी माई सांपों की तरफ उंगली से इशारा करती हुई बोल पड़ी, मेरी तरह ही इन सब की भी कब्रगाह वही जगह है जहां आपकी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर सारी कब्रें तुड़वा दी है। पर हम बेघर होकर भी बेघर नहीं हैं। हमने अपनी कब्रगाह में बिल बना लिया है और उसी में रहते हैं। हम सभी इस कब्रिस्तान में रोज अपनी बिरादरी से मिलने आते हैं और हम सब आपको पहचानते हैं, इसलिए हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बेटी इस अमीर लड़के से बहुत प्यार करती थी, किंतु लड़के के माँ बाप को पैसे के नशे ने अंधा कर रखा था। लड़के के रोने गिड़गिड़ाने का उस निर्दयी पर कोई असर ना पड़ा तो लड़के ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मेरी बेटी नगमा के होते किसी और से शादी
नहीं करेगा। इसका बाप अपने बेटे की बातों की गहराई ना समझ सका और सपेरे से साठ गांठ करके एक जहरीला नाग मेरी बेटी के कमरे में छुपा दिया। मेरी बेटी नगमा मर गई और ये खबर सुनते ही इस लड़के ने नूर मोहम्मद ने नीला थोथा खाकर अपनी जान दे दी। नूर मोहम्मद ने अपने बाप को मरने से पहले एक खत लिखा जिसमें अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि दोनों कब्रें एक दूसरे के बेहद नजदीक बनाकर दोनों को दफनाया जाए। आज मेरी बेटी का चौथा है। आप सभी की मदद के लिए दिल से शुक्रिया कहते हुए बूढ़ी माई ने अपना फन झुका दिया। अब आप सब अपनी कब्रगाह में आराम फरमाएं। मैं देखकर हैरान हूँ कि सभी मुर्दे अपनी अपनी कब्र में चले गए। बूढ़ी माई भी सांप में तब्दील हो गई और सभी सांप जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मैं चौंक कर उठ बैठा। ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? उफ, बड़ा भयानक सपना था। अभी तक मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे गले में जैसे कांटे उग आए थे। थूक भी नहीं निकल पा रहा था। सारा शरीर पसीने से तरबतर था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके कमरे की बत्ती जलाई और चारों तरफ देखा, पर सब कुछ पहले जैसा ही था। मैंने पानी पिया और थोड़ा संयत होकर अपनी लाठी उठाई। बाहर निकल कर देखा सब कुछ सामान्य है। कल मौलवी साहब से जाकर मिलूंगा सोचते हुए मैं वापस कमरे में लौट आया। अगले दिन अखबार में एक साथ 3 सनसनीखेज खबरें छपी। कब्रिस्तान के बाजू में निर्माणाधीन कॉलोनी के सिविल इंजीनियर की सांप काटने से मौत, पार्षद रशीद मोहम्मद की सांप काटने से मौत, गांव के जाने पहचाने सपेरे इरशाद की अपनी ही पालतू सांप के काटने से मौत।